हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेताजी का चश्मा इस पाठ को समझने वाले हैं। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में हुआ और उनकी मृत्यु 2019 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुई। स्वयं प्रकाश जी ने अनेक कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र और साक्षात्कार लिखे हैं, पर एक कहानीकार के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। स्वयं प्रकाश जी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार में से एक है। तो चलिए हम इस पाठ को समझते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। वो किसी कंपनी में काम करते थे और कंपनी के काम से उन्हें एक छोटे नगर से होकर गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। वो नगर इतना छोटा था कि वहाँ पक्के मकान बहुत कम थे और मार्केट भी एक ही था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। उस नगर में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल और सीमेंट की एक छोटी सी फैक्ट्री थी और ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर मतलब खुले में स्क्रीन लगाकर सिनेमा दिखाया जाता है। और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। बहुत छोटा कस्बा था। एक नगर पालिका थी तो नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करती थी, जैसे कभी सड़क पक्की करवाना, वॉशरूम बनाना, पिजन अम्ब्रेला बनाना, या तो कभी कभी सम्मेलन करवाती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। नगर पालिका में कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। उन्होंने उस गांव के बाज़ार के चौराहे जहां 4 रास्ते आकर मिलते हैं उसे हम चौराहा कहते हैं, मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ये कहानी नेताजी के मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के बारे में, उनके चश्मे के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को यह अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। लेखक कहते हैं कि पूरी बात तो हमें पता नहीं है। शायद नगर पालिका के लोगों को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या उनके पास जो तो धनराशि है, जितना पैसा है, उससे उनका मूर्ति बनाने का खर्च का अंदाज़ा ज़्यादा होगा। इसीलिए शायद क्या करे क्या ना करे की स्थिति उत्पन्न हुई होगी, और मूर्ति कहाँ से बनवाई जाए इसके बारे में उन्होंने चिट्ठी पत्री, लेटर लिखे होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हुआ होगा, और गवर्नमेंट ने मूर्ति बनाने के लिए जो समय दिया होगा शायद वो समय खत्म हो रहा होगा। इसलिए अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। लेखक यहाँ ऐसे अटकलें लगा रहे हैं कि शायद उनके पास पैसा कम होगा, मूर्ति बनाने का खर्च ज़्यादा होगा, या नगर पालिका वालों को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, और इन सब में बहुत ज़्यादा समय निकल गया। तो आखिरकार जल्दी जल्दी में मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया, और ड्राइंग मास्टर ने भी विश्वास दिलाया कि वो 1 महीने में मूर्ति बना देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी।
नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। नेताजी की मूर्ति बन गई, चौराहे में लग गई थी। मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति 2 फीट ऊंची थी और मूर्ति टोपी से कमर के ऊंचे पार्ट तक की बनी हुई थी। नेताजी बहुत सुंदर और कम उम्र के मासूम दिख रहे थे और वर्दी में भी थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। नेताजी ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ नारे देते वक्त दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो के नारे लगाए थे। नेताजी की मूर्ति देखकर वो नारे याद आ रहे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। नेताजी के नारे याद आ रहे थे, इसका मतलब है मूर्ति बनाने की कोशिश थी वो सफल हुई थी और तारीफ करने योग्य थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। नेताजी की मूर्ति बहुत सुंदर थी, पर उस पर चश्मा संगमरमर का नहीं था, तो एक असली फ्रेम उन्हें पहनाई गई थी। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। हालदार साहब उस नगर से जब पहली बार गुजरे तो उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा और देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और आश्चर्य में उन्होंने एक मुस्कान दी और सोचा कि यह आइडिया अच्छा है। नेताजी की मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा असली लगाया गया है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। हालदार साहब उस एरिया से आगे निकल गए, पर वो मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे और आखिर में वो इस परिणाम पर पहुँचे कि उस एरिया के नागरिकों की यह कोशिश तारीफ करने योग्य है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। उस नगर वालों ने नेताजी की मूर्ति छोटी लगाई थी और उस पर रियल चश्मा भी लगाया था, पर हालदार साहब सोचते हैं कि मूर्ति का रंग रूप या कद कैसा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ज़रूरी क्या है कि उस नगर के लोगों में देशभक्ति की जो भावना है वो भावना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालदार साहब सोचते हैं कि देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ हो रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब उस गांव से जब दूसरी बार गुजरे तब उन्होंने देखा कि नेताजी का चश्मा बदला हुआ था। अब चौकोन फ्रेम वाले चश्मे की जगह नेताजी के चेहरे पे गोल फ्रेम वाला तार का चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हालदार साहब जब भी वहाँ से गुजरते हर बार चौराहे पे पान खाने रुकते और मूर्ति की तरफ देखते। ये उनका रूटीन हो गया था। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। एक बार जब उनकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि हर बार नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाला हंसमुख था और काला और मोटा आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। पान वाले ने मुंह में पान भरा हुआ था। वो काला, मोटा और खुश रहने वाला आदमी था।
जैसे वो हंसा उसका बड़ा पेट हिला और अपने मुंह का पान थूकते हुए बोला कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का चश्मा बदल देता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। जब पान वाले ने हवलदार साहब को बताया चश्मा बदलने का काम कैप्टन करता है, तो हवलदार साहब इसे समझ नहीं पाए। तो पान वाले ने हवलदार साहब को बताया कि उसके पास अगर कोई ग्राहक आता है तो कैप्टन नेताजी की मूर्ति का चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता है और नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। हवलदार साहब समझ गए कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है। नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखने में उसे शायद दुख होता होगा और वो सोचता होगा कि नेताजी को चश्मे के बिना असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसी ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। नेताजी की बगैर फ्रेम वाली मूर्ति कैप्टन को अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए उसके पास जो फ्रेम्स अवेलेबल हैं उसमें से ही वो कोई एक फ्रेम नेताजी को पहना देता है और जब ग्राहक आता है तो वो नेताजी की मूर्ति पर की फ्रेम ग्राहक को देता है और मूर्ति को दूसरी फ्रेम पहना देता है। हवलदार साहब सोचते हैं कि शायद नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा निकालते वक्त वो नेताजी से क्षमा भी मांगता होगा। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? हवलदार साहब अब पान वाले से नेताजी के ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछते हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाला हंसकर हवलदार साहब को बोला कि स्कूल का मास्टर जिसने मूर्ति बनाई थी वह चश्मा बनाना भूल गया है। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। जब मास्टर ने मूर्ति पे चश्मा नहीं बनाया तो इस बात से पान वाले को हंसी आ रही थी, लेकिन मास्टर साहब को इस बात से आश्चर्य हुआ, चकित आश्चर्य हुआ और द्रवित उनके मन को दुख पहुंचा। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। तो साहब अटकलें लगा रहे हैं कि क्या हुआ होगा। वो सोच रहे हैं कि मूर्तिकार ने शायद एक महीने में जल्दी में मूर्ति बनाकर दी होगी और उसे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे बनाया जाए ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। शायद उसने ट्रांसपेरेंट चश्मा बनाने की कोशिश भी की होगी पर वो बना नहीं पाया, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। हवलदार साहब इसके आगे जाकर सोच रहे कि शायद उसने ट्रांसपेरेंट चश्मा बनाया होगा पर कुछ और कलाकारी करने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा।
हवलदार साहब सोचते हैं या तो पत्थर का चश्मा मास्टर साहब ने बनाया होगा और अब वो निकल गया होगा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा है। हवलदार साहब को यह सब बड़ा अनोखा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। अब हवलदार साहब के दिमाग में सिर्फ चश्मे वाले की बात आ रही थी। वो सोच रहे थे कि चश्मे वाला कितना देशभक्त है और वो मन ही मन में चश्मे वाले के सामने अपना शीश झुका रहे थे। चलते चलते अचानक से रुके, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? चश्मे वाले का नाम कैप्टन था तो हवलदार साहब को लगा शायद कैप्टन नेताजी का साथी होगा या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाला अपने गंदे दांत दिखाते हुए हंसा और कैप्टन के बारे में बताया कि वो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा। और इतने में कैप्टन सामने से आ रहा था। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। हवलदार साहब ने जब कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए, अचानक से चुप हो गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही कमज़ोर लंगड़ा आदमी, जिसने सिर पे गांधी टोपी पहनी है और आँखों पे काला चश्मा है, वो सामने से चला आ रहा है। उसके हाथ में एक लकड़ी पर टंगे हुए कुछ चश्मे थे और एक बंद दुकान के सामने वो अपनी चश्मे की दुकान लगा रहा था। तो इस बेचारे का दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हवलदार साहब पान वाले से पूछना चाहते थे कि इसका नाम कैप्टन क्यों है या इसका असली नाम क्या है, पर पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना किया और हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदले हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए 2 साल तक हवलदार साहब उस नगर से जाते रहे और वो हर बार देखते कि हर बार अलग अलग टाइप का चश्मा मूर्ति को पहनाया हुआ होता था। कभी गोल, कभी काला, चौकोर, धूप का चश्मा, अलग अलग टाइप के चश्मे मूर्ति पे होते थे और यह बात उन्हें कुछ क्षणों के लिए खुशी देती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। जब एक दिन हवलदार साहब वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था और पान की और चौराहे की ज़्यादातर दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? जब उसके अगली बार हवलदार साहब पान वाले की दुकान में गए तो उन्होंने पूछा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर
अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं है, तो पान वाला दुखी हो गया और बोला कि कैप्टन मर गया है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपनी देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हवलदार साहब मन ही मन सोचने लगे कि ऐसी कौम का, ऐसी सोसाइटी का क्या होगा जो अपने देश के लिए अपना घर, जवानी, अपनी ज़िंदगी सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं और ऐसे लोगों पर भी दुनिया हंसती है और अपने लिए मौके ढूंढती है। यह बात हवलदार साहब ने शायद इसलिए सोची होगी कि पान वाला देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले पर हंसता था। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। 15 दिन बाद फिर से वो उस इलाके से गुजरे और मन ही मन सोच रहे थे कि नगर का वो मुख्य स्थान, वहाँ नेताजी की मूर्ति तो होगी, लेकिन मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया है और अब कैप्टन मर गया, तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बिठाएगा। और उन्हें लगा कि शायद नेताजी की आंखों पर चश्मा कोई नहीं लगाएगा। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। आज हवलदार साहब ने सोचा कि आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे। क्यों मूर्ति की तरफ नहीं देखना चाहते थे? क्योंकि बगैर चश्मे की मूर्ति देखने में उन्हें दुख हो रहा था। इसलिए उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आज चौराहे पे रुकना नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। हवलदार साहब ने सोचा था कि आज चौराहे में रुकेंगे नहीं और मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, पर जैसे ही चौराहा आया और उनकी आदत की वजह से उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा तो वो अचानक से चीखे और गाड़ी रुकाकर मूर्ति की तरफ चले गए हो। मतलब उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा एक पौधा जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो हवलदार साहब ने देखा था कि मूर्ति की आंखों पर एक पौधे से बना हुआ चश्मा रखा हुआ था जैसे बच्चे बनाते हैं। और यह देखकर हवलदार साहब एकदम से इमोशनल हो गए और उनकी आंखें भर आई।